नमस्कार, सीसीएन न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, बार बार आप ये सोचते होंगे कि बार बार मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास क्यों जाता हूँ। हालांकि मैं बीजेपी को भी संपर्क करता हूँ, लेकिन वो समय नहीं देते। कई बार कह देते हैं कि जी मुझे सवाल पहले बता दो, तब हम चर्चा करेंगे। वो मुझे पसंद नहीं कि मैं पहले बता दूं मैं क्या पूछने वाला हूं और सीधी बात करेंगे, फिर एक तीखी नोक झोंक की बात करेंगे, खास मुद्दों को लेकर के बात करेंगे, आपकी समस्याओं को लेकर के बात करेंगे, क्षेत्र के सवालों को लेकर के बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मनोज मलिक जी, जो कि उपाध्यक्ष हैं रिठाला विधानसभा से, आम आदमी पार्टी से। नमस्कार मलिक जी। नमस्कार सर, और आपके पूरे चैनल के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैं मनोज मलिक, आम आदमी पार्टी का उपाध्यक्ष रिठाला विधानसभा से। मनोज जी, अगर आपने मेरे इंटरव्यू पहले देखे नहीं देखे? हाँ जी, देखे हैं सर। कड़े सवाल करता हूँ नहीं करता हूँ? नहीं, बिल्कुल जायज़ सवाल। कैसे लगते हैं? अच्छे होते हैं। पहला सवाल आप पे फिर मेरा रहेगा कि अभी दिल्ली सरकार ने सबसे ज्यादा जो फाइन कर रखा है वो मास्क के ऊपर कर रखा है 2000 रुपए का, तो आपने खुद नहीं लगाया क्यों? सर मैं अभी क्या नाम है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो ऑफिस में बैठे हैं तो मतलब पब्लिक के सामने आप आ रहे हैं, तो 2000 रुपए का फाइन बनता ही नहीं बनता आप पे? नहीं, बिल्कुल बनता है। गलत है या नहीं है ये? बिल्कुल गलत है। तो दोबारा इस तरह की गलती मतलब जो है आपको खुद नहीं करनी चाहिए। लगा लो, मास्क लगा लो। अब आप दर्शकों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, कितना अच्छा लगता है जब कोई छोटा सा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि उस चीज को रियलाइज करता है। और क्योंकि आने वाली जो महामारी है ओमिक्रॉन, ये सबसे ज्यादा खतरनाक इस समय बताई जा रही है। इसकी दस्तक अगर आ जाती है तो शायद हम पिछली बीमारी से अभी तक उभर नहीं पाए हैं कि कहीं ना कहीं नई बीमारी जो है दस्तक दे रही है। और इस तरह की बीमारी से बचने के सिर्फ दो ही जो है तरीके हैं, मास्क जरूरी और 2 गज की दूरी भी जरूरी। ठीक है ना जी? अब अच्छा लग रहा है? नहीं, आपने भी 2 गज की दूरी नहीं बनाई है। वो दूरी अगर मैं इस समय बना लूंगा तो शायद हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। वो मतलब मैं दूरी बना लूंगा तो समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैं आपके लिए दूसरा मास्क अरेंज कराता हूँ, ये आपकी सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है। एक मास्क ले आइए, ये ठीक, ये फॉर्मेलिटी। वैसे मैंने नया मास्क लिया था, आज ये यूज कर रहा हूँ मैं। सर ये काफ़ी लूज है आपका मास्क, इसको थोड़ा टाइट रखिए, जिससे कि प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना आपके लिए भी जरूरी है। अच्छा चलो, हम आगे चर्चा करते हैं। अभी मनोज जी, एक मास्क अरेंज करा। अभी यहाँ पर जो है क्षेत्र, मुझे पता लगा था आपका राजनीतिक बैकग्राउंड बड़ा सॉलिड पहले भी रहा है और आप राजनीतिक परिवार से भी रहे हैं। क्या बताएंगे राजनीतिक अपना बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा? सर देखो, राजनीतिक का मतलब आज के टाइम देखो लोगों ने परिभाषा ही बदल दी है जी। खाली वोट लेके नेता बन जाना एक राजनीति नहीं है। राजनीति का मेन उद्देश्य लोगों की सेवा करना होता है, लोगों के काम होने से मतलब होता है। लेकिन अब वो चीज़ है नहीं ना। देखो, वो उस लेवल की राजनीति आज के टाइम नहीं होती। किसी पद पे बैठ जाना किसी राजनीति है, राज्य के हित के लिए जो कार्य किए जाते हैं और जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है उसको राजनीति कहा जाता है। शायद ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे, आज के दौर में, आज के टाइम पे किताबों में लिखी रह गई हैं या बोर्डों पे, बड़े बड़े नेताओं के बोर्डों पे लिखी रह जाती हैं, लेकिन जो व्यवहार में देखने में आता है वो नहीं है। ऐसा नहीं? देखो, कभी भी सच्चाई ख़त्म नहीं होती है, सत्य ना बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है। पल भर के लिए पीछे ज़रूर होता है, पर सच्चाई हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो कुछ समय ऐसा नहीं है कि इस अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग हैं जो काम करते हैं, जो अपना राजनीति को राजनीति के तौर पे एक सेवा के तौर पे लेते हैं, एक आमदनी के जरिए नहीं देखते। विचारों से मैं तो संतुष्ट हुआ, कहीं ना कहीं इस समय जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो भी जरूर संतुष्ट होंगे। राजनीतिक परिवार के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दें पर मुझे जर्नल। सर मेरे परिवार से 2007 से लेकर 2012 तक मेरी जो चाची जी मदन कौर मलिक निगम पार्षद रही हैं बीएसपी से जी। हाँ जी, उसके बाद मैंने 2017 में मैंने स्वराज इंडिया से इलेक्शन फाइट किया था इसी वार्ड 26 में, जिसमें क्या नाम है, मैं तीसरे स्थान पे रहा था जी। और अब उसके बाद 2019 में मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी विधायक श्री महेंद्र गोयल जी के सानिध्य में। जी जी। तो उसके बाद लगातार हम जनता की सेवा में विधायक जी के लिए उनके आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव की अगर मैं बात करूं, 2022 में जो निगम के चुनाव है, तो उसकी तैयारियों में हैं अब? सर 2022 की हम अभी कर्म कर रहे हैं, अगर पार्टी मौका देती है तो हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। बिल्कुल। तो जनता आप देख लेना, आज हम एक खास मुलाकात जो करेंगे उन समस्याओं को लेकर के बिल्कुल चर्चा करेंगे कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा हो, आप किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहते हैं। अच्छा,
अभी मुद्दों के ऊपर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्षेत्र में मैं देख रहा था सीवर का काम अभी चल रहा है, बड़े टाइम से ये बोर्ड लगे पड़े हैं, सीवर का काम चल रहा है, सीवर का काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे अवैध निर्माण भी मेरे ख्याल से होता है क्षेत्र में। सर सीवरेज का जो काम है वो थोड़ा सा टिपिकल है जी हमारा। एक तो अगर वेकेंट लैंड हो तो फटाफट जेसीबी डीप डिगिंग वगैरह का काम जल्दी हो जाता ठीक है। है। अगर जब ये यहाँ पे क्या है, विजय विहार का एक पार्ट हमारे एरिया में जुड़ा हुआ है, जी तो विजय विहार का पूरा बड़ा हिस्सा जो है वो सारा का सारा पॉपुलेटेड है। वहाँ पे हम गहरी खुदाई नहीं कर सकते क्योंकि लोगों की सुरक्षा भी ज़रूरी है। तो हमारा फिर उसके बाद पिछले 2 साल से तो हम कोरोना के कारण, फिर कभी दिसंबर का महीना तो हमारा एनजीटी के बैन्स के कारण, फिर उसके बाद अगस्त से लेके सितंबर तक का तो हमारे 2 मंथ्स तो हमारा ये बारिश के कारण ये सब ना काम करने वाले महीने हमारे ऐड ऑन हो जाते हैं। फिर पीछे हमारे साथ एक बार दंगों की अफवाह के कारण भी हमारी लेबर जो थी वो चली गई थी। तो फिर से मतलब कि थोड़ा सा हमारे को जो काम करने का जो टाइम मिल रहा है पिछले लगातार 2 साल से बहुत कम मिल रहा है। अब इलेक्शन के टाइम मिल पा रहा है। हाँ नहीं, इलेक्शन के टाइम अभी तो बंद है, अभी जो सीवरेज का काम है अभी भी बंद है, और ये जब से एनजीटी का बैन खुलेगा तब से काम स्टार्ट होगा। तो ये इसी मेन कारण, कुछ इमरजेंसी वर्क हैं जो जैसे सेक्टर 1 में है, वो इमरजेंसी वर्क तो परमिशन के साथ चल रहे हैं। तो ये चीज़ है। ठीक है, ये तो रही आपके क्षेत्र की बातें। अगर मैं जनरल मुद्दों के ऊपर बात करूं, अभी दिल्ली सरकार की जो नई आबकारी नीति आई है जिसमें 25 साल से 21 साल की उम्र जो शराब की है, वो ठीक है या गलत है? सर किसी भी देखो दिल्ली क्या, हम ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं। हम एक देखो, पहली चीज़ तो मैं अपनी पर्सनल राय बताता हूँ कि वो 25 साल वाले के लिए भी सही नहीं है, 30 साल वाले के लिए भी सही नहीं है, शराब और 21 के लिए भी सही नहीं है। मेरी पर्सनल राय है। बिल्कुल ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है दर्शकों, जब कोई प्रतिनिधि या मैं जिससे बात करता हूं वो वाकई कैमरे के सामने खुल करके जब इस तरह की चीज को सहमत करता है कि वो शराब किसी भी उम्र के लिए ठीक नहीं है। तो सीधा मेरा बात ये है, क्या नाम है मलिक जी, जो कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी, चाहे वो आम आदमी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी यदि शराब की उम्र की सीमा कम करती है, पीने के लिए आसान करती है, तो वो गलत है या सही है? सर कोई भी सरकार को देखो, पहली चीज़ तो उम्र के तो होना ही नहीं चाहिए। देखो हमारे इंडिया के अंदर बिहार और गुजरात के अंदर शराबबंदी है, मैं तो बैन है वहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल बैन है। तो मैं तो पूरे देश से यही चाहूँगा कि शराब एक बिल्कुल ही बंद हो जाए। नहीं ठीक है, ये हम भी चाहते हैं, शायद ये कहीं ना कहीं जो आप पीते हैं वो नहीं चाहेंगे, लेकिन बाकी दर्शक जो हैं देख रहे हैं वो जरूर चाहते होंगे कि शराब जो है बंद होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शराब खराब है, सेहत के लिए भी खराब है और वैसे भी खराब है। तो अगर दिल्ली सरकार की बात करें, इस समय दिल्ली सरकार ने जो ये नया एजेंडा पास किया है कि 25 से हम 21 उसकी उम्र कर रहे हैं, वो किस हद तक ठीक है या गलत है? वो देखो, सरकार एक डिसीजन पावर दे रही है। हाँ। उन्होंने किस आधार पे किया है इसकी तो मुझे डीपली जानकारी नहीं, बाकी वो तो किसी को भी नहीं पता इसके। ऑल ओवर इंडिया जो है 18 साल की है, जो अपनी वोटिंग राइट्स से है। जब हम किसी भी एक वयस्क जो समझदार हो जाता है, जवान हो जाता है, उसको वोट करने की जो जानकारी हम दे रहे हैं उसको 18 साल के बाद आप डिसाइड कर सकते हो। अगर यही तो फैसला शराब पीना, अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर शराब पीने से ज़्यादा हमारा वोट करना इम्पोर्टेंट है, हम उसे वोट करने के लिए 18 साल के लिए एलिजिबल मान लेते हैं, तो ये एज फैक्टर, तो फिर हमें उसको बाकी डिसीजन पावर्स भी उसे 18 को देना चाहिए कि वो पिए या ना पिए। अगर शराब खराब है, वोट देना सरकार को चुनना है, ना कि अपने ऐसी सरकार को चुनना ताकि वो सरकार जनता की सुविधाएं दे, बजाय कि जनता को नशे में धकेले। शराब एक नशीला पदार्थ है, आप इस चीज को मानते हैं? सर बिल्कुल नशीला पदार्थ। उसके बाद 25 साल से अगर उस नशीले पदार्थ को खरीदने की उम्र आयु सीमा कम करी जाती है, फिर वो कोई भी पार्टी हो, तो ये सही है या गलत है? देखो सर, मैं इसमें आम आदमी पार्टी ने 21 साल की है, अभी बाकी स्टेट्स में बहुत सारी क्या नाम है, मैं पता है मलिक जी, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। आम आदमी करे, बीजेपी करे, कांग्रेस करे, बसपा करे, कोई भी करे। अगर आप देखो, आपने नहीं, सही है या गलत है? आपका सवाल आम आदमी पार्टी के रिगार्डिंग था। नहीं, मेरा आम आदमी पार्टी से नहीं है, मैं कह रहा हूँ कोई भी पार्टी अगर नशीले पदार्थ की रेट कम करे,
आयु सीमा कम करे तो वो गलत है, ये सही है? सर देखो, आयु तो मायने ही नहीं रखती, हमें तो बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बंद हमारी मांग तो यही है। ये तो पहला ऑप्शन हो गया। आयु 25 हो, 21 हो या 50 हो, तो आयु मायने नहीं रखती। अगर यही चीज अगर इस समय विपक्ष कर देता, बीजेपी कर देती, कांग्रेस कर देती सत्ता में, तो शायद आप लोग उसका विरोध करते या तब भी नहीं करते? देखो, विरोध तो देखो पर्सनल लेवल पे तो हम लोग जरूर करते हैं। तो मैं पर्सनल लेवल पे तो पूछ रहा हूँ आपसे, इंसानियत के तौर पे अगर इस सरकार ने या किसी भी सरकार ने 25 से उम्र 21 करती है तो वो गलत है या सही है? देखो 25, देखो मैं 25, मैं तो बिल्कुल इसकी बिल्कुल ही 25 को भी मना करूंगा और 21 को भी मना करूंगा। मेरी मांग तो यही है सरकार से, किसी भी सरकार से, कि भी दिल्ली के अंदर शराब की बंदी होने, क्योंकि ये तो सरकार की मजबूरी है, रिवेन्यू कहाँ से आएगा? मतलब सरकार का ये कहना है, मेरी बात समझ गए ना? क्योंकि सरकार को दिल्ली चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए रिवेन्यू चाहिए, और रिवेन्यू सबसे ज्यादा इस समय शराब से आता है। तो उम्र कम कर देना किस हद तक ठीक है? अगर हम इस चीज को भी चलो एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, रिवेन्यू के लिए सरकार ये कर रही है, अगर रिवेन्यू के लिए सरकार ऐसा कर रही है तो रेट उम्र कम कर देना किस हद तक ठीक है? देखो सर, सरकार कोई भी गवर्नमेंट है उसको सोचना चाहिए कि रेवेन्यू ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हम रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर में भी तो कन्वर्ट करते हैं। हमारा क्राइम हमारा कंट्रोल होगा, लोगों के घर कम बर्बाद होंगे। सुन रहे हैं ना आप? जब मैं किसी ऐसे प्रतिनिधि के पास जाता हूं और इस तरह की बातों पर विचार करता हूं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है शराब का, क्योंकि शराब सेहत के लिए भी हानिकारक है और कहीं ना कहीं हमारी देश को भी ये जो है अंधकार में धकेलता है। क्राइम की जो ग्राफ है वो बहुत ऊपर जाता है, और इस तरह के समर्थन जब कोई जनप्रतिनिधि करता है कि शराब खराब है, शराब 21 हो या 25 हो, शराब को उम्र कम करने के बदले अगर उसको पूरी तरह बैन कर दिया जाता तो वो ज्यादा अच्छा फैसला लिया जाता। वाकई मैं इस चीज से आपकी पूरी तरह सहमत हुआ, अच्छा लगा मेरे को। अभी मुख्यमंत्री जी ने पंजाब में जाकर के जो महिलाओं को 1000 रुपए का देने का ऐलान किया, बांटने का ऐलान किया, वो क्या था? वो ठीक है या गलत है पैसे बांटना 1000 रुपए? देखो, कोई भी गवर्नमेंट है, मेरा ये मानना है कि देखो, जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर होता है उसको सहयोग करने का गवर्नमेंट किस लिए चुनी जाती है? क्या पंजाब की महिलाएं आर्थिक तौर पे कमजोर हैं? देखो, मैं सबकी बात, क्या आप मुझे इसी चीज़ सवाल का आप ही जवाब दे देंगे, क्या सभी के सभी गरीबी लाइन से ऊपर हैं पंजाब के? दिल्ली में भी नहीं है। तो वही चीज़ दिल्ली में तो नहीं बांटे ना पैसे, मैं तो वहां की बात कर रहा हूँ। पैसे बांटना ठीक है या नहीं है? 1000 रुपए जो दिए, देखो वो एक असिस्टेंस है। किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जो है, जैसे मोदी जी ने किसानों के लिए दिया था, वापस ले लिया? नहीं, बिल लिया ना सर हाँ वापस। जी, हाँ जी। पर जो उनको 3-3 हज़ार रुपये जो दिया था, वो भी क्या नाम है, वो भी क्या नाम है, फिर तो वो भी गलत होना चाहिए। वो तो किसानों की जो है एक वर्ग को दिया कि हम किसानों को दे रहे हैं, वहां पर वर्ग नहीं सुना ना उन्होंने, तो सबको दे दिया। सर वो तो महिलाओं के लिए वहाँ पे सभी को दिया है ना। तो महिलाओं को देखो, कोई भी गवर्नमेंट है अगर प्रॉफिट में है तो वो, अगर वो वापस अपनी जनता को वापस दे रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। अच्छा, 1000 रुपए का देने का क्या मकसद वैसे आपको लगता है कि 1000 रुपए किस लिए दिए गए होंगे? क्या 1000 रुपए में क्या सुविधाएं वो महिलाएं ले सकती हैं? सर जैसे मान लो कोई हमारा जो अपना ट्रेडिशन है कि जैसे कोई लड़की अपने माँ बाप के पास आती है, ठीक है, आज हमारे पास ना बहुत सारे हमने ऐसे लोग देखे हैं, बुजुर्ग देखे हैं, जहाँ पे बच्चे अपने माँ बाप को बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाते। तो जब बेटी आती है, बेटी दूसरे घर जाती है, तो माँ बाप की इच्छा ये होती है कि मैं उसे 1000-500 रुपये बिल्कुल दे दूँ प्यार के तौर पे, ताकि वो किसी कठिनाई में ना रहे। तो वो अपने बच्चे हो सकता है कि बच्चों से ना मिले, कुछ परिवार ऐसे होंगे जिनको नहीं मिल पाता, तो उसमें क्या है कि आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि किसको दें और किसको ना दें। तो फिर इसीलिए जो है आम आदमी ने पूरी की पूरी क्या नाम है, पंजाब की महिलाओं के लिए स्कीम दे दी है कि भाई 1000 रुपये। मैं इनकी वाकई मैं हैरान हूं और मैं खुश भी हूं इस चीज से कि मैंने जो दूसरा सवाल पंजाब में 1000 रुपए को लेकर के, जो भी इन्होंने विचार इस विषय पर दिए हैं वो किसी हद तक ठीक बैठते हैं। क्योंकि अगर वाकई ये जो उदाहरण इन्होंने मुझे दिया, शायद दर्शकों को भी पता लग गया होगा कि अगर कोई वाकई बेटी अपने पिता के अपने मायके में जैसे जाती है तो अब भी उसको जो है 1000-500 रुपए। मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि सभी सरकारें जो है महिलाओं को ये सुविधा दें। दिल्ली में भी तो करवा दो फिर ये सुविधा, दिल्ली की महिलाएं भी सोच रही। मैं तो मांग कर ही रहा हूँ उस चीज़ की। मैं तो ये भी कहूँगा कि बाकी सरकारें भी ऐसा स्टेप लें। पैसे बांटें? नहीं, पैसा बांटना सर, पैसा बांटना नहीं है। देखो पैसा क्या है,
आप कोई भी अगर गवर्नमेंट है, मान लो आज मैं आप एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ, इंडियन ऑयल्स है। इंडियन ऑयल्स किसकी कंपनी है? इंडिया की है। इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? 125 करोड़ लोगों का ही तो वो है। उसमें हम सबकी पार्टनरशिप है सर। उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरी भी इन्वेस्टमेंट है, आपकी भी है, सबकी इन्वेस्टमेंट है। अगर उसके प्रॉफिट में से वापस हमें मिल रहा है तो वो क्या है? बांटना नहीं है सर। इस चीज को लेकर के तो वाकई हम लोग खुद हैरान है कि इतनी सब कुछ चीजें मुफ्त में देने के बाद भी दिल्ली सरकार का बजट जो वो सरप्लस है। सर सरप्लस है सर। वाकई सर देखो, एक गुड गवर्नेंस क्या होता है? जिसकी पॉलिसी सक्सेसफुल होती है ना, वो गुड गवर्नेंस है। हम मान लीजिए आप कोई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, वो कामयाब हो जा रही है, तो वो हमारी एक अचीवमेंट है। तो दिल्ली गवर्नमेंट की मैक्सिमम पॉलिसीज जो है ना सक्सेसफुल है, उनका जो फेलियर रेट है वो बहुत कम है। आप इसी तरीके से अगर हर चीज़ में आप देखिए ना कि आपको हेल्थ में कितना अच्छा सर्विस मिल रही है, आपको एजुकेशन में कितनी अच्छी, एक मेजर रिफॉर्म्स है सर। नहीं, अभी जैसे मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए भी पता लगा होगा आपको भी जी की कंझावला के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक में एक लड़की के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया था, शायद सुना हो आपने। तो ऐसा अच्छा लगता है कि अगर मोहल्ला क्लिनिक के कोई कर्मचारी इस तरह का करते हैं तो। सर देखो, हम एक एक इंसिडेंट से सारी की सारी मुहिम को खराब नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब वो किस हद तक ठीक है। एक्शन बिल्कुल गलत है सर। वो तो कहीं मोहल्ला क्लिनिक क्या, रोड पे क्या, कहीं पे भी किसी के साथ भी। लेकिन मैंने एक चीज देखी, आपने एक्सेप्ट किया उस चीज को कि क्या नाम है वो गलत है। आम आदमी पार्टी के वहां के खुद के कार्यकर्ता भी इसका विरोध नहीं कर रहे, वहां पे कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे। सर देखो, उसकी सत्यता देखो, सत्यता जानना करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। सत्य देखो, प्रदर्शन एक सॉल्यूशन नहीं है, उसके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए, कोई भी है। देखो, प्रदर्शन करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। प्रदर्शन का मेरा मतलब है आप उसके अगेंस्ट में जो हमारी पुलिस है उसको इन्वेस्टिगेट करके, अगर वो सही है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत है तो उसके अगेंस्ट में जो लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन होना चाहिए। अभी जो पेट्रोल के रेट हाई हुए उसको लेकर के आपके क्या विचार है? सर पेट्रोल के प्राइसेस जो है ना, वो अभी दिल्ली के अंदर तो रिड्यूस किया गया है। हाँ, वो दिल्ली सरकार ने करे, 7-8 हाँ जी, हाँ करोड़। जी। केंद्र सरकार ने भी 5-6 रुपए कम करे थे। हाँ जी, मेरे जहाँ तक मुझे जानकारी है डी कंट्रोल हो रखा है। तो गवर्नमेंट को अगर वो इंक्रीज़ करती है और डिक्रीज़ करती है, वो सारा का सारा क्या नाम है, अब तो डी कंट्रोल हो रखा है। अब गवर्नमेंट जो टैक्सेशन को ही कंट्रोल कर सकती है अपनी, बाकी तो क्रूड बेसिस पे होता है कि भाई वो उसका प्राइस हाई हो रहा है या डाउन जा रहा है, वो तो उसके अकॉर्डिंग ही रेट डिसाइड होते हैं। तो गवर्नमेंट को रिबेट के तौर पे जो भी अपने टैक्स में देना चाहिए था, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है, सेंटर भी अपने टैक्सेस में कुछ अगर रिडक्शन कर दे तो और रिलीफ मिल जाए। सेंटर ने तो कहा है कि हमने तो अपने हिसाब से जो करना था वो कर चुका, अब तो सीधा दिल्ली सरकार के ऊपर उन्होंने बॉल फेंक दिया है। वो तो सर देखो, गवर्नमेंट को गेंद आ गई अब तो। देखो, गवर्नमेंट दिल्ली सरकार ने भी जो है अपना डाउन किया है रेट, और बिल्कुल 7-8 रुपए। वो 7-8 रुपये का एक रिलीफ। बाकी केजरीवाल जी ने सीधा इलेक्शन से पहले 6 मार दिया ये। सर देखो, कोई हर चीज़ को अच्छा पकड़ लेते हैं बिल्कुल। सर देखो, कोई भी अभी चुनाव तो हमारे 3 महीने 4 महीने बाद है दिल्ली के अंदर से ना, तो वो तो उस टाइम तक तो बहुत अलग अलग सिचुएशंस हो जाते हैं। तो ये इलेक्शन के मद्देनज़र नहीं किया गया, पब्लिक को रिलीफ देने के लिए किया गया सर। लेकिन आपको नहीं लगता कि विपक्ष तो सीधा सीधा इसको मुद्दा पकड़ लेगा कि क्या नाम है चुनाव से पहले देखो, मुद्दा क्या मुद्दा पकड़ रहे हैं? पब्लिक को रिलीफ देना मुद्दा गलत है सर। मुद्दा जायज़ पकड़ें जो पब्लिक के हित में हो, कि ये उन्होंने कर दिया, ये तो इलेक्शन से संबंधित है। कोई भी काम करेंगे इलेक्शन से संबंधित थोड़ी ना होता है। तो वो तो हमारे देश में हर 2 साल बाद इलेक्शन होता है सर। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो फिर तो हर एक्शन को आप यही कहेंगे कि हर इलेक्शन से नहीं जोड़ना, वो ठीक बात नहीं होती है। अच्छा, क्षेत्र की समस्याओं की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुद्दों के ऊपर बात हो गई है, वाकई मैं कोशिश कर रहा था इनको अपनी तीखी नोक झोंक में फंसाने की, पर वो फंस नहीं पा रहे, क्योंकि मेरे को किसी ने कहा था कि बड़े सोच समझ कर जवाब देंगे। वो चीज़ मैंने पाई भी है यहाँ पर। ठीक है, अगर निगम में आप यहाँ पर जो है आ जाते हैं सीट में, इस वार्ड में 26 नंबर वार्ड में क्या क्या कार्य आप देखते हैं जो नहीं हुए हैं और वो आप करेंगे? सर सबसे पहले तो देखो, बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग आज भी ना, हमारे मुद्दे जो है ना नालियों और सीवर तक ही सीमित रह गए हैं। देखो, ये तो हमारा मुद्दा ये नहीं होगा कि हम नालियाँ साफ़ करवाएंगे, ये करेंगे। नालियाँ तो हमारी ड्यूटी, अगर हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो एक जॉब है, मुद्दा ये नहीं होगा। हम अपने क्षेत्र को निगम के अंतर्गत आने वाली सभी सुविधाओं को अपग्रेड करेंगे।
हमारी कोशिश यही होगी कि जितना भी ब्यूटिफिकेशन हमारा वार्ड हो सके। आज हमारा वार्ड का कोई भी एंट्री पॉइंट साफ़ सुथरा नहीं है। हम कहीं से भी एंट्री करते हैं, कहीं पे कोई गंदगी पड़ी हुई है, कहीं पे कोई पड़ा हुआ है। फिर हमारी कोशिश यही होगी कि हम उस चीज़ को एकदम तो नहीं होगा, किसी चीज़ को का पूरा करने में समय लगता है, पर हमारा एक विज़न होगा कि हम आने वाले 2-3 साल में ये सब चीज़ें अचीव कर सकें। अच्छा लगा। अभी आपको पता होगा आपकी पार्टी के जो वार्ड के अध्यक्ष हैं विनीत उपाध्याय, वो किसी अनशन और धरने पर बैठे थे, पता है आपको? वो सर हमारे वार्ड से नहीं है, वो मेरे ख्याल से वार्ड बाहर के हैं, वो 27-28 के। आपको ये नॉलेज में है वो बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? हाँ, वो डीडीए का ही मुख्य कारण है, जहाँ पे उन्होंने उनके उसमें पानी वगैरह जो खड़ा है प्लॉटों के अंदर, जो है गंदगी मची हुई है। नहीं, डीडी और एमसीडी दोनों के तो मुद्दे लेके बैठे हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। सर उसकी मुझे जानकारी नहीं है। अगर मैं कहता हूं अगर वहां पर डीडी और एमसीडी के मुद्दों को लेकर के कोई व्यक्ति बैठा है, तो क्या उसके खुद के क्षेत्र के निगम पार्षद जो कि अजीज हैं वहां पर, उनको उनका समर्थन के लिए वहां पर जाना चाहिए या नहीं? सर देखो, वो सबकी अपनी पर्सनल राय होती है, उसमें मैं कोई सर चाहिए या नहीं? सर मेरी राय देखो, मैं दूसरे के वार्ड में या हस्तक्षेप करना, मैं आपकी एक राय ले रहा हूँ, आपका क्या मानना है कि जाना चाहिए या नहीं? जब तक मुझे अभी उनका मुख्य कारण पता नहीं है कि कारण मैं बता रहा हूँ, वो डीडीए और एमसीडी के और जन समस्याओं को लेकर के बैठे हैं, जो कि डीडी और एमसीडी दोनों सुलझा सकती हैं। उन मांगों को लेकर के कोई बंदा धरने पे बैठा है अनशन पर। अनशन से पहले उनको जो है ना इन डिपार्टमेंट से मिलना चाहिए था। कौन से? डीडीए से भी मिलके, फिर अगर नहीं एक्शन हो रहा था ना, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हो रहा था, जब भी तो मैं अनशन पे बैठा हूँ। तो फिर उनका अनशन करना बिल्कुल जायज़ है। नहीं, वो तो ठीक है, अनशन करना जायज, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल है, अगर कोई व्यक्ति इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, जायज मुद्दों को लेकर के अनशन पे बैठता है, तो क्या उसके जनप्रतिनिधि, निगम पार्षद को, विधायक को उसके पास आना चाहिए या नहीं? नहीं, विधायक जी तो संपर्क में उनसे क्या नाम है, अगर समस्या उनकी जानकारी में तो जरूर उनसे मिले होंगे। हाँ, मेरी कल बात हो रही थी विनीत जी से, उन्होंने कहा था कि विधायक जी तो रेगुलर हमारे टच में है और वो बात कर भी रहे। निगम पार्षद, सर समझे नहीं, देखो वो तो कोई भी है, सांसद को भी मिलना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए ना, सांसद को जाना चाहिए, और उसको डीडीए की जो गंदगी है उसको साफ कराना चाहिए। और जो भी बाकी अगर एमसीडी के भी कोई इश्यूज हैं, कई बार क्या होता है कि एमसीडी का भी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कराने के लिए खाली एक डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, आपस में कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन ही तो नहीं पा रहा था। विनीत जी ने मेरे को सीधा ये बताया कि मेरे पास, ठीक है, विधायक जी बार बार मेरे से संपर्क करते रहे, टच में रहे, लेकिन हमारा जो निगम पार्षद है वो एक बार भी ना आया, ना उसने फोन पे मुझसे बात की कि आपकी तबीयत कैसी है या आपके मुद्दों को लेकर के मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, अगर एमसीडी से संबंधित अगर कुछ है तो उनको मिल के बात करनी चाहिए, उनको मेरा ये मानना है कि भी मिलना चाहिए, और हो सकता है शायद वो मिले भी नहीं। अभी मैं उनके पास गया था अजीत जी के पास, उन्होंने मेरे को कहा कि मैं शायद इसलिए नहीं गया वहाँ पर, कभी वो बुरा ना मान जाए कि मेरा खेल बिगाड़ने आ गए। तो क्या विनीत जी ने उनको कॉल किया था इस संबंधित? कॉल तो उन्होंने मीडिया को भी नहीं किया, जितनी जनता वहाँ बैठी है उनको भी नहीं किया, लेकिन पता सबको है, पता सबको वो तो फिर जाना मिलना। आप भी यहाँ पर बैठे, आपका भी एमसीडी से संबंधित कोई इशू है तो उनको उसको दुरुस्त करना चाहिए, जिससे कि भाई वो चीज़ें खत्म हो जाए। चलिए, इस तीखी नोकझोंक को हम यहीं रोकते हैं, और बाकी जितने भी हमने सवाल करे उनके जवाब जो थे वो बेहतरीन थे और सोच समझकर दिए गए जवाब थे। हालांकि हमने इनको पहले ये नहीं कहा था कि हम इस तरह के सवाल करने वाले, और सवालों के बाद भी अगर कोई सज्जन, कोई जनप्रतिनिधि इस तरह के जवाब देता है तो मैं तो उससे संतुष्ट हो जाता हूं, और कहीं ना कहीं आप भी उससे संतुष्ट जरूर होंगे। यदि आपको लगता है कि इस संतुष्टता के में कोई ना कोई चीज रह गई है या कुछ और इनको कहना चाहिए था, तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी राय जरूर दें। इस तरह की तीखी नोकझोंक को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए CCA न्यूज दिल्ली के साथ।